बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और दो बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये कि इमरान खान साहब 9 मई से बरी जिम्मा इकरार कर लिया है, हुकूमत ने मान लिया है और बरी कर दिया है। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा। अहम तरीन नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है इस हवाले से, तफसीलात क्या आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर कैदी 804 मलकू का एक और गाना रिलीज हो गया है और ये दूसरा गाना है और इस गाने ने कैसे सबकी बजा कर रख दी है। दी इकोनॉमिस्ट के बाद इस गाने की धूम इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और दी इकोनॉमिस्ट ने जिसको जो मुर्तजा सोलंकी साहब हैं, वज़ीर इत्तलात निगरान, उन्होंने ये ट्वीट भी की और उसके बाद उनकी ये ख्वाहिश थी कि इकोनॉमिस्ट में इमरान खान साहब का जो आर्टिकल छपा है, इसमें हम जो है वो उनके ऊपर कोई रोब डालेंगे और उनके खिलाफ उन्होंने लिखा भी, उनको अप्रोच किया कि भाई क्यों आपने ऐसा किया। इस पर दी इकोनॉमिस्ट ने क्या किया है कि उन्होंने इमरान खान के इस आर्टिकल को जहां पर एक मरतबा ट्वीट किया था, वो डेली बेस पर अब इसे ट्वीट करना शुरू हो चुके हैं और कुल 5 मरतबा उन्होंने ये ट्वीट कर दिया है। आया कि उन्होंने हुकूमत की ये छेड़ बना ली है और हुकूमत को छेड़ने के लिए वो बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि ये लिए हम जो है वो आर्टिकल हम ये शेयर कर रहे हैं, आप रोक सकते हैं तो आप हमें रोक लें। और इकोनॉमिस्ट का अपना भी फायदा है कि हिस्ट्री कायम होगी, तारीख में रिकॉर्ड कायम हो गया है कि इतने कभी भी जो आर्टिकल है वो कभी भी इकोनॉमिस्ट का नहीं पढ़ा गया जितना ये इमरान खान का पढ़ा जा रहा है। अच्छा, इस हवाले से कुछ मैं आपके साथ फिगर्स भी शेयर करता हूँ इकोनॉमिस्ट का। जो उन्होंने ये 5 मरतबा कुल वो ट्वीट कर चुके हैं, अपनी वेबसाइट पर भी उन्होंने लगाया हुआ। बहुत सारे लोग तो जाहिर सी बात है ट्वीट के जरिए लिंक पर क्लिक करते हैं और वो कॉलम को या आर्टिकल को रीड आउट करते हैं, तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जाते हैं। लेकिन खाली ट्वीट का आपके साथ अगर मैं शेयर करूं, जो मेरे पास फिगर्स हैं, 5 मरतबा रीट्वीट हो चुका है और अभी तक कुल इन पांचों रीट्वीट्स को मिलाकर अभी का जो मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ, इंक्रीज ये साथ साथ होता जा रहा है। तो 8 मिलियन प्लस इंप्रेशंस पड़ चुके हैं ट्विटर के ऊपर इकोनॉमिस्ट की इस पोस्ट को, सिर्फ इस पोस्ट को जो कि 5 मरतबा उन्होंने ट्वीट की है। और इसमें अभी तक 2 लाख से ज्यादा जो लाइक्स हैं वो मिल चुके हैं इकोनॉमिस्ट को। और ये सिर्फ ट्विटर का डेटा शेयर कर रहा हूँ। जिन लोगों ने बरह रास्त वेबसाइट के ऊपर गए या किसी फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उस पोस्ट पर गए, वो अलहदा से उसके फिगर्स हैं। लेकिन चूंकि ट्वीट के ऊपर ज्यादा इस वक्त फोकस है तो ट्विटर का मैं आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ। और एवरेज भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि ऑन एवरेज 1 लाख जो इंप्रेशन हैं वो पढ़ते हैं या 1 लाख से कम। इसी तरह से 100 से 120 के दरमियान जो लाइक्स हैं वो इनके पोस्ट को पढ़ती रहती हैं दी इकोनॉमिस्ट के। और दी इकोनॉमिस्ट के कोई 27 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर। लेकिन इनकी जो एवरेज है वो ये है। अब एवरेज 1 लाख है और इमरान खान की इन पोस्टों के ऊपर 8 लाख से ज्यादा इंप्रेशन हैं और 100 से 120 लाइक एवरेज है पर पोस्ट। और इस पोस्ट के ऊपर 2 लाख से ज्यादा लाइक्स हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में कितना ज्यादा इमरान खान पॉपुलर है। और एक आर्टिकल को पढ़ने के लिए लोग बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे कि जो शायद इकोनॉमिस्ट, हालांकि बड़ा मशहूर वो इदारा है, लेकिन बहुत सारे लोग शायद नहीं भी जानते होंगे। वो उनको भी इकोनॉमिस्ट का पता चल गया और वो भी इस पोस्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। मुर्तजा सलंगी साहब ने कोशिश की कि ये क्यों उन्होंने लगाया, बड़ा रोब झाड़ने की कोशिश उनकी जानिब से की गई। लेकिन उनके ऊपर आप ये समझे कि लानतें ही भेजी गई हैं कि ये लें 5 मरतबा, बल्कि लानत भेजी है कि ये 5वीं मरतबा भी हम इसको पोस्ट कर रहे हैं, तो जो आपने करना है वो आप कर लें। लेकिन खैर सोलंकी साहब भी मजबूर हैं। अपनी जो उनको ये अब जो पोस्ट है वो दी गई है और कैसे निगरान हुकूमत बनी और यहाँ पर जो ओहदे हैं वो बांटे गए और सारे ये नून लीगी इकट्ठे किए गए, ये भी आपके सामने। और इस मुल्क में जिस तरह से हालात चल रहे हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन ये सारे अब इंटरनेशनल लेवल पर भी लानते समेटने में कामयाब हो रहे हैं। इंटरनली तो पाकिस्तानी अवाम इनके ऊपर लानते भेज ही रही थी। तो बहरहाल ये जी एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। फिर दूसरी तरफ नाजरीन, वो कहते हैं ना कि जब आपके होश या जब आप हवास बाख्ता होते हैं और इतने गुस्से में पागल हो जाते हैं और अपने मुखालिफ को आप ताकत के इस्तेमाल के बावजूद भी गिरा नहीं पाते, तो फिर आप ऐसे ऐसे काम करते हैं कि आपके वो इकदाम आप का जो मुखालिफ होता है उसके हक में जा रहे होते हैं। और
ایک اور کام حکومت نے کیا ہے اور 9 مئی کے اوپر انہوں نے ایک جو کمیٹی ہے وہ قائم کر دی ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ثانیہ 9 مئی سے متعلق کابینہ کمیٹی قائم کر دی ہے. اچھا اب اس کمیٹی نے ہی یا نگران حکومت نے عمران خان کو بری کر دیا 9 مئی سے, کیونکہ پچھلے 6-7 مہینے سے 9 مئی کے بعد سے عمران خان کے اگینسٹ جو بیانیہ بن رہا ہے, پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ عمران خان پلانرز تھے, عمران خان کے کہنے کے اوپر یہ ہوا, عمران خان اس میں ملوث تھے, مقدمے سارے درج ہوئے. اور اب اس نگران حکومت نے کیا کیا جی, نگران حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور یہ کمیٹی کیا کرے گی, 14 روز میں 9 مئی سے متعلق اپنی ایک رپورٹ پیش کرے گی. اور اس رپورٹ میں وہ کیا کیا بتائے گی, ایک تو جی 9 مئی 2023 کے واقعات کا جائزہ لے گی. اچھا, کمیٹی ایسے واقعات کی آئندہ کے لیے روک تھام سفید سفارشات تیار کرے گی. اچھا, وجوہات تلاش کرے گی کہ کیوں 9 مئی ہوا, اور 9 مئی واقعات کے ماسٹر مائنڈ کون ہے, منصوبہ ساز کون ہے, سہولت کار کون ہے, اور عمل کرنے والوں کا پتہ لگائے گی. یعنی کہ 9 مئی کے بعد اب یہ کمیٹی قائم ہو رہی ہے جو کہ یہ تمام تر چیزیں, تمام تر تحقیقات ابھی کرے گی اور پھر 14 روز کے اندر رپورٹ پیش کرے گی. تو 9 مئی سے لے کر ابھی تک جو مقدمے ہوئے یا عمران خان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا تو وہ کہاں پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ, اور جو یہ کہا جا رہا تھا کہ ناقابل تردید شواہد ہمارے پاس موجود ہیں, وہ شواہد پھر کام ہے کہ کمیٹی وہ شواہد پھر کہاں گئے کہ اگر ابھی کمیٹی قائم ہونی ہے اور ابھی کمیٹی نے کام شروع کر کے وہ تمام وجوہات تلاش کرنی ہے, ماسٹر مائنڈ تلاش کرنے ہیں, منصوبہ ساز, سہولت ساز, ان پر عمل کرنے والوں کا ابھی پتہ کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پہلے ساری چیزیں آئی تھی وہ ساری فیک تھی, ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی. اور ایک قسم کا ان تمام تر چیزوں میں عمران خان سمیت جو بھی اور سارے اس میں تھے, ایک تو براہ راست جن کی ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا, لیکن عمران خان صاحب تو گرفتار تھے, تو ان کے حوالے سے یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ فیک تھا. اور عمران خان کو خود حکومت اپنے اس نوٹیفیکیشن میں یہ جو انہوں نے کمیٹی قائم کیا بری کر رہی ہے کہ وہ جو تمام تر چیزیں تھیں ان میں کوئی ایسے ثبوت نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے عمران خان کے اگینسٹ کوئی مقدمہ چلایا جا سکے, عمران خان کو سزا دی جا سکے, یا عمران خان کو اس میں ماسٹر مائنڈ قرار دیا جا سکے. یہی بیانیہ اور پروپیگنڈا بنایا گیا تھا. اب حکومت یہ کمیٹی بنا رہی اور اب یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ ناظرین حکومت کا وہ کام ہے کہ جو چیخ چیخ کر یہ نوٹیفیکیشن بتا رہا ہے کہ عمران خان جو تھا وہ سچا تھا, اور یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف سب کچھ ہوا 9 مئی کے بعد وہ سب اور سب ایک پروپیگنڈا تھا جو کہ عوام نے نہیں مانا, لیکن پھر بھی دکھایا گیا بار بار عوام کو. اور اب یہ جو حکومت ہے یہ خود اس طرح کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ جاری کر رہی ہے. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا جی کہ کمیٹی 9 مئی کے فوری اور طویل المدتی اثرات کا جائزہ لے گی. وزارت داخلہ کابینہ کمیٹی کو سیکریٹریٹ سپورٹ فراہم کرے گا. تو یہ نگران کاکڑ صاحب ہیں جن کی جانب سے یہ جو کمیٹی ہے وہ قائم کر دی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جواب جمع کروا دیا ہے جو لیول پلینگ فیلڈ کا کیس تھا, جو عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف جو توہین عدالت میں گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, اور ویڈیوز موجود ہیں, ثبوت موجود ہیں, سارے ثبوت بھی سپریم کورٹ کے سامنے رکھے گئے کیسے انہیں الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا, کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں. اب یہاں پر آپ الیکشن کمیشن کی منافقت دیکھیں, اور یہ ایک اور ثبوت ہے بڑا جو کہ الیکشن کمیشن نے خود ہی اپنے اگینسٹ فراہم کر دیا ہے کہ ہم واقعی سہولت کاری کر رہے ہیں اور ایک جماعت کو ہم الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش باہر جو ہے وہ کر رہے ہیں. وہ کیسے جی, یہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے کے لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور جواب جمع کروایا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور اس میں کہا ہے جی کہ عدالت پی ٹی اے کی درخواست جرمانہ عائد کرتے ہوئے مسترد کرے. سپریم کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات کی گئی. ملاقات میں تحریک انصاف کو بلا تفریق لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی. الیکشن کمیشن کی جانب سے چاروں صوبائی آئی جیز کو ہدایت بھی جاری کی گئی. 26 دسمبر تک تحریک انصاف کی جماعت سے ملک بھر میں 23 شکایات درج کروائی گئی. پی ٹی آئی کی شکایات پر اقدامات اور ہدایات کی تفصیلات بھی سپریم کورٹ کو فراہم کر دی گئی. پی ٹی آئی کی شکایت پر آئی جی چیف سیکرٹری اور آروز نے عمل درآمد رپورٹس بھی جمع کروائیں. لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہ کرنے کے الزامات کو آروز کی رپورٹ کے تناظر میں مسترد کرتے ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا کہ تحریک انصاف قومی اسمبلی کے لیے 843 میں سے 598 کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے جبکہ 245 کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے. صوبائی اسمبلیوں کا بھی اچھی طرح سے انہوں نے ڈیٹا دیا. اچھا, تو یہ جو تھوک کے حساب سے الیکشن ٹریبیونلز میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے حوالے سے صرف ایک ہی جماعت کے کیسز چل رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ پھر اسی طرح سے جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جن میں کاغذات صاحب چھینے جا رہے ہیں
اور सनम जावेद के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, अच्छा इसी लेवल प्लेइंग फील्ड में उसका जवाब भी है। उनके कागज़ात दोबारा से मुस्तरद हुए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी किए हैं। और जो वजूहात हैं वो क्या हैं जी, एक तो ये है जी कि उन्होंने कागज़ात पर दस्तखत 21 को किए, जबकि रिटर्निंग अफसर को 22 को कागज़ात दिखाए गए। कागज़ात में जॉइंट अकाउंट शेयर किया गया, जबकि सिंगल अकाउंट ज़ाहिर किया गया। तो इस बेस पर सनम जावेद के भी कागज़ात अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी मुस्तरद हो गए हैं। लेकिन ये आगे इस पर लार्जर बेंच भी बनेगा, इस पर मैं आता हूँ। लेकिन इसको लेवल प्लेइंग फील्ड के जवाब ये जो उन्होंने जमा करवाया ईसीपी में, एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इस वजह से तो आपके आरओज ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं। और आपके आरओज तो कई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो चैलेंज हुए थे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में आरओज के फैसले वहां पर पेश भी नहीं हुए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। और जिस थोक के हिसाब से कागजात मुस्तरद हुए, उसी थोक के हिसाब से कागजात अब मंजूर भी हो रहे हैं। वीडियोस मौजूद हैं जहां पर तायद कुनिंदा है, तजवीज़ कुनिंदा को उठाया जा रहा है, कागजात छीने जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमने फराहम कर दी और हमने लिख दिया। लिखना नहीं था आपने, आपने मेक श्योर करना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। खाली लिखना काफी नहीं था। लिखना तो एक बस आपने प्रैक्टिस कर दी और नीचे ग्राउंड पे जो कुछ मर्जी होता होता आ रहा है, इसके ऊपर आपने आंखें बंद कर ली हैं। तो बहरहाल ये एग्जांपल्स हैं, तो इससे पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका किरदार क्या है। सनम जावेद के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात मुस्तरद किए हैं, इसमें जाहिर सी बात है जो दो वजूहत मैंने आपके सामने रखी हैं। लेकिन मरियम नवाज के अगेंस्ट ये इलेक्शन लड़ रही है और डर इतना ज्यादा है कि सनम जावेद से भी वो हार जाएंगी। तो बहरहाल अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ये होगा कि एपलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच है वो तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने दरखास्तों की समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। चीफ लार्जर बेंच जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में तश्कील दिया गया है। लार्जर बेंच में जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल, जबकि 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस फैसल जमान और जस्टिस जवाद हसन भी शामिल हैं। एपलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के पर्सनल सेट पर दायर की जाएंगी। 5 रुकनी लार्जर बेंच 9 जनवरी से दरखास्तों पर समाअत का आगाज करेगा। तो बहरहाल ये लाहौर हाई कोर्ट से एक और खबर थी जी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ भी जो ये लार्जर बेंच है वो बना दिया गया है। आखिर में नाज़रीन, मलकू ने एक और गाना रिलीज कर दिया है कैदी नंबर 804 के हवाले से। एक गाना रिलीज हुआ था नक दा कोका, और उसमें सिर्फ मिड में जाकर गाने में कैदी नंबर 804 का एक लाइन का जिक्र था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान से कोई भी चीज आप मंसूब कर दें, अब ये गाना उनके साथ मंसूब हुआ है कैडी नंबर 804 से, तो वो इस वक्त हिट हो चुका है। तो अब दूसरी खबर ये है कि इन्होंने एक और गाना रिलीज कर दिया है, और ये गाना आगाज ही कैदी नंबर 804 से होता है। और इस गाने ने भी रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिए, और पिछले गानों के भी जो मलकू के हैं गाने उसने भी रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिए। यानी कि इस वक्त सूरत हाल ये कि जितना दबाने की कोशिश की जा रही है, बजाय इसके कि चीजें दबें, चीजें जो है वो मजीद दबाने से, जैसा होता है स्प्रिंग को आप जितना दबाते हैं उतने ही जोर से स्प्रिंग जो है वो वापस ऊपर आता है। तो इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है। और मलकू का ये दूसरा गाना रिलीज हुआ है, और दूसरा गाना रिलीज होते साथ ही ये सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त हिट हो चुका है। लोग इस गाने को सुनने के लिए जा रहे हैं चैनल्स के ऊपर और मलकू के चैनल के ऊपर। और एक जो गाना जिसमें सिर्फ जिक्र कैदी नंबर 804 का था, उसकी वजह से मलकू ने एक किसी कॉन्सर्ट में ही जब उससे लोगों ने इसरार किया कि ये गाना आप गाएं, तो जब उसने वो गाना गाया तो पुलिस जो थी वो वहां से मलकू को लेकर चली गई। इनिशियल बताया गया जी कि पुलिस ने गाना गाने पर उसे गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। और उसमें फिर ये कहा गया जी कि इनकी सिक्योरिटी की वजह से पुलिस इनको साथ ले गई थी। लेकिन सबको रीजन मालूम है कि असल वजह ये नहीं थी। असल में वाकई उनको पकड़ा गया था जी कि आपने क्यों ये गाना गाया, इतना ज्यादा कैदी नंबर 804 का खौफ था। तो बहरहाल उनको फिर रिलीज किया गया, और कोशिश ये थी कि ये गाना रुक जाए। और नक दा कोका उसके बाद उठा और वो मजीद मशहूर हुआ। और फिर उसके बाद अब क्या हो गया, अब ये एक और गाना रिलीज हो गया है मलकू ने, जो इमरान खान कैदी नंबर 804 के हवाले से। और इस गाने में अगर वहां पहले वाले गाने में सिर्फ एक लाइन कैदी नंबर 804 की थी, तो इस नक दा कोका 2 में आप ये समझ लें कि 50% गाना जो है उसमें कैदी नंबर 804 से मंसूब जो अल्फाज हैं वो गाने में मौजूद हैं। तो ये जी इस वक्त सूरत हाल है, जितना दबाया जा रहा है उतने ही लोग मजीद उठते जा रहे हैं। राय का साथ कीजिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।